ओ जी आ गए मेजर्स ऑफ कोरिलेशन लेके भी आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। अब जी इतने सारे लोग कह रहे थे सर कोरिलेशन ले आओ, इंडेक्स नंबर ले आओ। तुम लोग मुझे बताओ एक बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने खत्म करवा दिया, स्टैटिस्टिक्स मैंने सारे मेजर पार्ट खत्म करा दिए, ये रहा लास्ट सेकंड टॉपिक हमारा मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, लास्ट आने वाला इंडेक्स नंबर, ये भी हो जाएगा। जब सानिध्य सर गाड़ी चला रहे ना तो सब फुल मार्क्स की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, टेंशन रखो। अब दो तीन तुम्हें पॉइंट बता दूं इस टॉपिक को चालू करने से पहले। ये बहुत सारे बच्चों की है दुखती नस, सर सब बनता है लेकिन ये नहीं बनता, ये हमसे बनेगा नहीं, हमने मान लिया ठान लिया, हम बैठ गए, हमसे तो नहीं बनेगा भैया। तो देखो एक चीज बताऊं, अगर तुमने मन में बैठा लिया तुम इस वीडियो को 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 बार देख लो, तुमसे नहीं बनने वाला। क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका बेसिक एक लॉजिकल रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये नहीं कि मैं गंदा पढ़ाऊंगा, ठीक ठाक ही पढ़ा लेता हूं भाई, लेकिन इस वजह से नहीं बनने वाला क्योंकि अगर तुम ये सोच लेते हो, ठान लेते हो कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ब्रेन को ये फॉल्स सिग्नल जाता है कि भाई फिर जब बनने ही नहीं वाला तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं सोचूं क्यों, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, हाँ या ना, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। तो जब आपका दिमाग एनालिसिस प्रोसेस को खत्म कर देता है ना, तो आपकी समझने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए टॉपिक्स नहीं बनते। तो जब इस वीडियो को देख रहे हो पहले तो ये डिसाइड करो, मन में ठान लो कि तुमसे टॉपिक बनेगा, बाकी फिर तुम्हारे सानिध्य सर पे छोड़ दो, वो समझा देंगे, ठीक है। चलो जी अब ध्यान से देखना मेजर्स ऑफ कोरिलेशन क्या है, ठीक है। अजय पहले ये पता है कैसे करता था, तुमने मीम देखा है वो, पहले मेजर ऑफ कोरिलेशन बोलता था क्या है बे तू, अब सानिध्य सर की वीडियो देखने के बाद तू क्या है बे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स हो गया है, अब चलते हैं सर कोरिलेशन क्या है। देखो पहले वाले टॉपिक्स हम लेके चलते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब हमने पढ़ा तो हमने उसमें सिंगल वेरिएबल के बारे में काफी सारी बातें पढ़ी, सिंगल वेरिएबल के बारे में हमने काफी सारी बातें पढ़ी, मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, है ना। अब जीवन में हर चीज सिंगल थोड़ी होती तुम्हारी तरह, हमें मिंगल भी तो करना पड़ेगा ना, जीवन में चीजें आती है पैकेज में, कपल में आती है। तो भैया आप सिर्फ मीन मीडियन मोड के भरोसे नहीं चल सकते, हर बार आपके पास हो सकता है कई बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आए जिसमें 2 वेरिएबल हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस किसमें जिनमें 2 वेरिएबल हो। 2 वेरिएबल क्या हो सकते हैं सर हो सकता है खर्चा और आपकी इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हो सकता है प्राइस एंड डिमांड। ये 2 वेरिएबल हुए कि नहीं हुए, तो ये 2 वेरिएबल आएंगे तो आप एक सिंगल वेरिएबल की टेक्निक से कैसे आप 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक का जन्म हुआ जो कि है कोरिलेशन। कोरिलेशन ये बोलता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे कोरिलेटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो अपने आप आइसक्रीम की सेल भी बढ़ जाती है, मतलब गर्मी के बढ़ने से आइसक्रीम की भी सेल बढ़ रही है। तो ये क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर और आइसक्रीम दोनों कोरिलेटेड है, हाँ या ना, कि भैया जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी लोग आइसक्रीम ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कोरिलेशन। तो आ जाओ फटाक से टेक्निक इसकी डेफिनेशन देख लो। Correlation indicates the relationship between two variables of series so that changes in the value of one variable, क्या बोल रहा है देखो, कोई भी बदलाव एक वेरिएबल में होने से are associated with the changes in the value of the other variable, कि एक की वैल्यू में कोई चेंज होने की वजह से दूसरे की वैल्यू भी चेंज हो रही है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम भी बढ़ेगी, आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, समझ आया। तो दोनों वेरिएबल में चेंज आता है कुछ ना कुछ रिलेटेड, क्लियर है। अब चलो समझते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। सबसे पहला है सर पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बोलता है, ये सेम डायरेक्शन में चलता है। कैसे, जैसे कि मान लो अगर तुमने, देखो पहले ये समझ लो जैसे कि पढ़ाई है, अब तुमने अगर ज्यादा अपने आवर्स या घंटे लगाए हैं पढ़ने में तो तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई कम घंटे करी है तो तुम्हारे मार्क्स भी कम होते जाएंगे, हाँ या ना। तो आप अगर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाते जा रहे हो आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, देखो हाँ या ना। 20 घंटे पढ़ते थे तो 10 मार्क्स आए, 25 घंटे पढ़े तो भैया 12 मार्क्स है, मतलब 12 मार्क नहीं होते हैं, नहीं तो तुम बोलने लगे भाई 25 घंटे पढ़ के भी 12 मार्क ही आ रहे हैं क्या, एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जा रहे हैं तो तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ आवर्स कम होते जा रहे हैं तो आपके मार्क्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन। सेम डायरेक्शन में काम करता है, जितनी मेहनत उतने रिजल्ट, जितनी मेहनत नहीं होगी उतने कम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, समझ आया। when two variables move in the same direction, when one increases then other also increases, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, और अगर एक गिरता है और दूसरा भी गिरता है तो हम इसे क्या कहते हैं,
पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, हाँ या ना, इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जांपल बता दो सर कि भैया बाहर बहुत ट्रैफिक हो रहा था, बहुत पी पी पू पू चे चे पू पू, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा था बहुत ज्यादा, घर में बच्चे भी खेल रहे हैं, चिल्ला रहे, चिंगाड़ रहे हैं खूब ज्यादा, लोट पोट रहे, एक इसका बाल खींच रहा है, एक उसको घूसा मार रही है। ऐसी नॉइज पॉल्यूशन में जो मम्मी जी हैं वो काम नहीं कर पा रही अपना, तो नॉइज के बढ़ने से, नॉइज पॉल्यूशन के बढ़ने से फोकस कम हो रहा है, समझ रहे हो, फोकस कम हो रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। जैसे जैसे आवाज बढ़ती जा रही है आप ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते जा रहे हो, आपका फोकस कम होता जा रहा है, हाँ या ना, इस चीज को हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। When two variables move in the opposite direction, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, जहां पे एक चीज बढ़े और दूसरी घटे, या पहली चीज घटे और दूसरी चीज बढ़े, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आवाज बढ़ती जा रही थी तो हमारा फोकस कम होता जा रहा था, आवाज घटती जा रही थी तो हमारा फोकस बढ़ता जा रहा था। ठीक है बेटा, समझ आया, इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन भी कहते हैं। क्लियर है? चलो जी, अब आ जाते हैं फटाक से लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, ये भी एक तरह के कोरिलेशन से, इनको ध्यान से समझना। लीनियर कोरिलेशन ये बोलता है कि एक कांस्टेंट रेशियो होता है, पर उसके बाद भी चीजें बदल रही होती हैं, कि चीजें बदलने के बाद भी आपका रेशियो कांस्टेंट है। जैसे कि क्या, अब जैसे देखो हाइट है बेटा, हाइट क्या होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाती है। तो आप ये बोल सकते हो जब 5 साल के थे तो आपकी हाइट 10 थी, जब 10 के हुए तो हाइट 20 हो गई, 15 के हुए तो 30 हो गई, और 20 साल के हुए तो 40 हो गई, है ना। अब इसका तुम रेशियो निकालोगे तो क्या रहेगा, चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी रेशियो सेम है, 2:1 2:1 2:1 2:1, हाँ या ना, 2:1 का रेशियो चल रहा है हर किसी में, तो इसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू एग्जिस्ट if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio, कि भले कितना भी चेंज होता रहे एक कांस्टेंट रेशियो रहेगा हमेशा, उससे क्या कहते हैं, आप उसको लीनियर कोरिलेशन कहते हो। कि आप देखो ना 2:1 2:1 2:1 2:1, चीजें चेंज हो रही है, उम्र बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन रेशियो नहीं बदल रहा, समझ आया, इसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। नॉन लीनियर क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, कि भैया रेशियो फिक्स नहीं है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप स्पीड बढ़ाते जाओ, आपका फ्यूल उतनी ही तेजी से कम होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया तो मेरा कितना लीटर पेट्रोल डला बेटा, मेरा 5 लीटर पेट्रोल लगा, ठीक है, 5 लीटर पेट्रोल लगा। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं जाऊं मेरा 80 किलोमीटर पे ही मुझे 5 लीटर पेट्रोल लग जाए, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, रेशियो गड़बड़ आ गया ना, पहले 100 किलोमीटर पे 5 लीटर लग रहा था, अब 80 किलोमीटर पे 5 लीटर लग रहा था। सर ऐसा क्यों होगा, मान लो मुझे ट्रैफिक में फंस गया, मैं ट्रैफिक में फंस गया, मुझे रेड लाइट पे काफी ज्यादा बार मुझे रुकना पड़ा, हाँ या ना, हो सकता है मुझे बहुत बार ब्रेक मारने पड़े इस बार, इस वजह से इस बार पेट्रोल ज्यादा खर्च हुआ। तो देखो ना, 10 की स्पीड पे 5 लीटर खर्चा हुआ पेट्रोल का, 20 की स्पीड पे 7 लीटर हुआ। अब देखो ना, ये 2:1 का रेशियो है, ये 2:1 का रेशियो नहीं है, ये भी 2:1 का रेशियो नहीं है, ये 2:1 का रेशियो है, तो ये दोनों सेम रेशियो के बाकी नहीं है, तो इसे हम नॉन लीनियर क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बेयर अ कांस्टेंट रेशियो, डज नॉट बेयर अ कांस्टेंट रेशियो, की कांस्टेंट रेशियो नहीं बना पा रहा है, उसे हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। क्लियर है? चलो जी, अब आ जाओ फटाक से, लास्ट पार्ट है जो इस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का, वो है सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन, है ना। सिंपल कोरिलेशन क्या है, आइसक्रीम और समर वाला एग्जांपल ले लो, वही सिंपल है। आइसक्रीम की आपकी क्या बढ़ती जाएगी बेटा, सेल बढ़ती जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसक्रीम की सेल भी बढ़ती जाएगी, सिंपल कोरिलेशन है भाई। आपका मल्टीपल कोरिलेशन क्या बोलता है, एक ऐसा कोरिलेशन जहां पे एक चीज के फैक्टर बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसमें कई सारी चीजें डिपेंडेंट है, कई सारी चीजें रिलेटेड है। मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, मैंने एडवर्टाइजमेंट कैसे करे हैं, मैंने मैनेजमेंट कैसा है मेरी कंपनी का, है ना, ये कितने सारे पॉइंट्स हैं जो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा उससे कोरिलेटेड है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो बिकेगा,
मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो बिकेगा, एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छे से किया है मैंने तो बिकेगा। तो कितनी सारी चीजें रिलेटेड हो गई। मतलब मल्टीपल कोरिलेशन ये बोलता है कि 3 या 3 से ज्यादा अगर आपको वेरिएबल्स मिल रहे हैं और आपको पढ़ना पड़ रहा है उसको लगातार, तो उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन ये कहता है कि आप किसी दो वेरिएबल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फॉर लेट्स से कि सेटिस्फैक्शन और उसके साथ साथ आप बोल रहे हो कि आप इनकम और सेटिस्फैक्शन को आप साथ में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि इंसान ज्यादा कमाता है तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है। लेकिन किसी ने रिसर्च ने कहा कि नहीं यार, सेटिस्फैक्शन तो एजुकेशनल अचीवमेंट से भी आता है कि अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो वो सेटिस्फाइड है, अनपढ़ है तो सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो इसमें तीसरा एंगल भी आ गया। तो आप क्या करोगे? एजुकेशन को कर दोगे कांस्टेंट, एजुकेशन को नहीं लोगे। जब 3 वेरिएबल आ जाते हैं तो एक चीज को आप हटा देते हो, बाकी दोनों को स्टडी करते हो, ठीक है। अंडर पार्शियल कोरिलेशन द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज एग्जामिन्ड कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दो, सिर्फ 2 ही चीजों को आप पढ़ो, यहां पर समझो, उन्हीं के रिलेशन को समझो। इसे कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। आई होप आपको समझ आया हो। ये चार्ट रहा, इस चार्ट का फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा जी, हो गया। अब चलते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। सर ये डिग्री क्या है? कितना रिलेटेड है एक दूसरे से चीजें? परफेक्टली रिलेटेड है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, या थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है? अब मैं बहुत प्यारे एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? तुम्हारी वो बेस्टेस्ट फ्रेंड जो है, तुम्हारा जो एक बेस्ट फ्रेंड है, जिसके लिए मम्मी कहती नाली में कूद जाएगा, तू भी कूद जाएगा? हाँ कूद जाएंगे। अगर विक्की कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा। भाई को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, कूद गया मैं नाली में। तो मतलब आप सेम प्रोपोर्शन में जब बढ़ो या घटो, उसे कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। समझ आया? जो बेस्टेस्ट दोस्ती है आपकी। अब कोई आपको पसंद नहीं है, जैसे मान लो कोई आदित्य नाम का लड़का है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बोला वो छत से कूदेगा तुम भी कूद जाओगे। नहीं, मैं क्यों कूदूं, पागल थोड़ी हूं, हाथ पैर तोड़वा लूं उसके लिए, मेरी तो वैसे भी नहीं बनती उससे। तो नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक्सरसाइजिंग और सिंगिंग दोनों बहुत अलग चीजें, कोई रिलेशन नहीं है, उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन, ठीक है। फिर आता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये क्या है? अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत खास भी नहीं और नफरत भी नहीं करते। मम्मी कह रही वो नाली में कूद जाएगा, तुम भी कूदोगे? नहीं मतलब कूदूंगा नहीं मम्मी, लेकिन मतलब रस्सी तो दे ही सकता हूं, मतलब उसके होने ना होने से फर्क तो पड़ता ही है ना, मतलब इतना भी बुरा नहीं है यार वो, मतलब ठीक है, आपको वो अच्छा नहीं लगता, उसकी आवारागर्दी हरकतें लगती है, ठीक ठीक लड़का है वो थोड़ा। तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, अब एक चीज मैं बता दूं आपको, परफेक्ट कोरिलेशन और जीरो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये जो आपको दोनों मिलेंगे ना, ये इकोनॉमिक डेटा जब इकट्ठा होकर आता है ना, तो ऐसे डेटाज आपको बहुत कम मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा डेटा मिलता है ना, वो आपको लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मिलता है। सर ये क्या होता है कि हर चीज एकदम परफेक्टली रिलेटेड है और एकदम एक चीज बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। तो इन रियल लाइफ इकोनॉमिक डेटा डू नॉट इंडिकेट परफेक्ट रिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन एट द सेम टाइम। The cases of zero correlation are also very limited, कि या तो कोई चीज परफेक्टली रिलेटेड हो और बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, ऐसे केसेस थोड़े कम होते हैं। थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, ऐसे केसेस आपके पास ज्यादा आते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब मैं तुम्हें आगे ना डिग्री ऑफ कोरिलेशन एक लाइन से बताता हूं। हम ना जब भी डिग्री ऑफ कोरिलेशन को पढ़ते हैं तो हम +1 और -1 की एक लाइन के ऊपर पढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत प्यारे एग्जांपल से बताता हूं। देखो ये -1 की लाइन है, ठीक है, और ये +1 की लाइन है, ठीक है। अब बीच में आ गया यहां पे आपके पास 0। आपका जो डिग्री आएगा वो इन दोनों नंबर्स के पीछे आएगा। अगर इससे आगे जा रहे हो, +2 हो गया या -2 हो गया, मतलब कोई कैलकुलेशन एरर है। जब भी आप कोरिलेशन निकालोगे, नंबर इनके बीच में ही होने चाहिए, मतलब 0.5, 0.8, 0.1, -0.3, पर 2.5 नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, परफेक्ट कोरिलेशन ये है, देखो इसको मैं बता देता हूं, परफेक्ट कोरिलेशन है ना। कोरिलेशन कहां गया? हाँ डबल आ रहा है भाई, कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन। चलो परफेक्ट हो गया। ये क्या है अपना? जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ठीक है, जीरो कोरिलेशन। ये भी क्या है? ये भी परफेक्ट है। क्या है बेटा? ये परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर 0 के पास है, मतलब 0.25 इज क्लोजर टू 0, 0 के पास है, और 0.75 1 के पास है, तो यह है हाई कोरिलेशन।
हाई कोरिलेशन है, जीरो के पास वाला है लो कोरिलेशन। क्यों भाई, जीरो पे तो जीरो रिलेशन होता है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके पास वाली चीजें कैसी होंगी, थोड़ी थोड़ी सी रिलेटेड है, बहुत कम कम रिलेटेड है ना। वन तो मतलब परफेक्ट रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर वन के पास वाला और 0.75 के बीच का कोई नंबर है तो वो है हाईली कोरिलेटेड, है ना। और बीच का कोई है तो आप उसको कह सकते हो मॉडरेट है भाई साहब। क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। क्या है बेटा, इधर भी सेम कर देता हूं, 0.25 माइनस का, इधर 0.75 माइनस का, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। हाई लिख देता हूं, हाईली कोरिलेटेड है, ये मॉडरेट है, ठीक है। और ये भी आपका लो कोरिलेशन है, ठीक है। क्या है बेटा, लो कोरिलेशन आपका बताता है। क्लियर है, ये लाइन से समझ आया। अब इस चीज को देख लो, +1 होगा या -1 होगा, क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। 0.75 प्लस का और 0.75 से 1 के बीच का माइनस का आपका जो रिलेशन है वो हाई डिग्री है। क्या है बेटा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। 0.75 टू 0.25 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ना। और 0 से लेके 25 प्लस और माइनस दोनों का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ये देखो, ये आ गया 0 के पास, दोनों लो हैं, दोनों लो डिग्री हैं। और 0 0 जब वैल्यू आ जाए, सेम स्पॉट पे आएंगे जब, तो उसे नो कोरिलेशन का जोन कहते हैं, जहां पे कोई भी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया। जल्दी से इसका फोटो खींच लो, ठीक है बेटा, ले लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कुछ 3 तरह के मेथड जिनसे हम कोरिलेशन निकालते हैं, कोरिलेशन को मेजर करते हैं। कौन कौन से हैं, स्कैटर्ड डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपका मेथड होता है, और स्पियर्समैन रैंक्स कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट का आपके पास मेथड होता है। सबसे पहले चलेंगे स्कैटर्ड डायग्राम के ऊपर। स्कैटर्ड डायग्राम बहुत सिंपल है, आसानी से समझ सकते हो, और डायग्राम की मदद से आप रिलेशन को बताते हो, उसे हम स्कैटर्ड डायग्राम का कोरिलेशन का एक मेथड मानते हैं, कि डायग्राम की मदद से ये बता रहे हैं कि चीजें रिलेटेड है कि नहीं है। देखो, स्कैटर्ड डायग्राम इज ए सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत अट्रैक्टिव मेथड है, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है ऑफ बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट मतलब जिसमें 2 वेरिएबल हों, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में कितना रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, उस चीज को बताता है। वो क्या होता है, स्कैटर्ड डायग्राम। अब इसके ना कुछ टाइप्स है, ध्यान से सुनते जाना। इसके इंटरप्रिटेशन क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन कैसा दिखने वाला है आपको बेटा, जब पॉजिटिव अगर हो तो पॉजिटिव हमेशा अपवर्ड राइजिंग होगा। ग्राफ हमेशा पॉजिटिव का कैसा होता है, अपवर्ड राइजिंग। नेगेटिव का कैसा होता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, हाँ या ना। तो आप देखते रहना इस चीज को। अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है तो बढ़ता हुआ आपको ग्राफ दिखेगा, अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो आपको नीचे गिरता हुआ ऐसा ग्राफ दिखेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलने वाला है। अगर परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब r इज इक्वल्स टू +1, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब r इज इक्वल्स टू +1, और r से बेटा अपन क्या डिनोट कर रहे हैं, रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और r इज इक्वल्स टू -1 जब बताओगे तो ये परफेक्टली नेगेटिव होगा। सर डायग्राम कैसा दिखता है, आपने बनाया, ये सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर इस डायग्राम की पूरी इस लाइन के ऊपर पहुंच रहे हैं, अगर इसकी लाइन के ऊपर है, लाइन के बाहर नहीं है, तो मतलब ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। क्लियर है, समझ आया कि अगर लाइन के ऊपर है, अपवर्ड राइजिंग है, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, लाइन के ऊपर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा ना सर कि ये आजू बाजू होता तो क्या होता, हाँ या ना, कि अगर थोड़ा पास पास होता तो मतलब मान लो इधर होता, इधर होता, इधर होता तो इधर होता, क्या होता है ऐसे केस में। यहां देखो, अगर यहां देखो, अगर आसपास है, आसपास है, आसपास है, तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बेटा मैंने क्या बताया था, 1 के पास 0.5 तक, 0.75 से 1 के बीच का जो रास्ता होता है, ये क्या होता है, हाई डिग्री। क्या होता है, हाई डिग्री। और 0.25 से लेके 0.75 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलो, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलो। अगर इसके बीच में तो क्या बोलूंगा मैं, मॉडरेट बोलूंगा, ठीक है। और अगर 0 से लेके मेरा 0.25 के बीच में, सॉरी 0.25 ना, हाँ 0.25, रुक जाओ, हाँ
0.25 के बीच में अगर प्लस माइनस मेरा आ रहा है रिलेशन, तो ये क्या होगा, लो होगा। अब तुम नॉर्मली देखो, जब 1 का मतलब है, ये देखो 1 का मतलब है कि एग्जैक्ट स्पॉट पे है, हाँ या ना, एग्जैक्ट स्पॉट पे है, तो इसके आसपास वाले जो थोड़े नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 0.75 होगा ना, हाँ या ना। तो ये क्या हुआ, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मतलब अगर लाइन के बहुत पास पास है तो मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड है ना, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर लाइन से दूर दूर है तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मतलब 0 से लेके 0.25 वाला केस है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का केस, क्योंकि ग्राफ कैसे जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सेम सिनेरियो कर लो। डाउनवर्ड स्लोपिंग में ये आपको नेगेटिव कोरिलेशन बता रहा है, लेकिन अगर पास पास है तो मतलब हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर दूर दूर है तो आप बोल सकते हो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। क्लियर है, समझ आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बहुत आसान की चीज है। मैंने बोला था ना, अगर तुम सोच के बैठ जाओ कि तुमसे नहीं बनेगा तो अभी तक नहीं बन रहा होता। समझ आया? बहुत सिंपल चीज है। अगर सर नो रिलेशन बताना तो कैसे बताओगे भाई? कोई सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, कोई लाइन दिख रही है तुम्हें? अब ऐसी मैं लाइन बता दूं, ये क्या है, कुछ भी पॉइंट्स हैं, कुछ भी पॉइंट्स हैं, ये कुछ भी पॉइंट्स हैं, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। एक्सरसाइज और सिंगिंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके से समझ आ रहा है। क्लियर है, समझ आया? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो जी, अब आ जाओ फटाक से क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर स्कैटर्ड डायग्राम का कोई क्वेश्चन आता है 3 नंबर में तो कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। तुम्हें मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं। ये देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, वाई एक्स, ठीक है, ये रहा 0। अब देखो यहां पे हमारे पास स्केल कैसा है, देखते जाना। ये अपने पास है 7 और ओ क्या हो गया, हाँ 70, 140, फिर क्या आ गया 210, फिर क्या है भैया 280, फिर क्या है 350। ठीक है, यहां पे कितना है भैया जी, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है जी, ये हो गया 10, ये हो गया जी 20, ये हो गया जी 30, ये हो गया जी 40, ये हो गया जी 50। ठीक है, अब देखो यहां पे पॉइंट्स को कैसे मैच करना है मुझे, मेरे को बताना है अभी जी। 10 पे 70 था, 20 पे 140 था, 30 पे 210 था, 40 पे 280 था और 50 पे 350 था। ठीक है, क्या करूं, ये देखो ये गए, ये गए, ये देखो ऐसे बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं, है ना, ये कुछ ऐसे बना देते हैं। रुक जाओ यार, ये मैं डॉटेड लाइंस बना देता हूं, है ना, डॉटेड लाइंस बना देता हूं, क्योंकि अपन को तो मेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, ओ रुक जाओ तुम्हारे सानिध्य सर की ड्राइंग तो इतनी प्यारी है ना, क्योंकि ओए रुक जा, चलो हाँ, ये इधर ये जोड़ा, ये ई जोड़ दिया, ये ई जोड़ दिया। ठीक है, अब तुम देखो मैं इसको सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करता हुआ निकलूं तो मुझे क्या दिख रहा है, सर पॉजिटिवली स्लोप्ड है, हाँ या ना, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और तुम एक चीज नोटिस करना बेटे, एक चीज जो खतरनाक और धांसूदार चीज तुम नोटिस करोगे, ये एक मीटिंग पॉइंट है, 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 ये एक मीटिंग पॉइंट है। जब पूरी लाइन पे सारे डॉट्स अगर आपके मिल जाए तो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन। क्या है बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन, हाँ या ना? तो मैं अभी सिखाया था मैंने, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा जी, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स क्या है बेटा। एक तो बहुत सिंपल है बनाना। पहला स्टेप होता है डायग्राम बनाना, पहला स्टेप है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, हर कोई समझ सकता है डायग्राम, और नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ पे बना रहे हो, कौन सा मेजर कर रहे हो उसको। डीमेरिट क्या होगा भाई, मैथमेटिकल कोई मेथड नहीं है ना इसका, सिर्फ डायग्राम पे आप बना रहे हो, तो भैया डायग्राम एक्यूरेट थोड़ी होगा। इसी वजह से रफ मेजर है, ही काफी बहुत ही रफली मेजर होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं बताता किस चीज की वजह से कितनी चीज दूसरी बढ़ गई। रिलेशन तो ये बताता ना कि ज्यादा गर्मी बढ़ रही थी इसलिए आइसक्रीम बढ़ गई, तो अपन को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं बता पाता डायग्राम, है ना। और अनसुटेबल फॉर लार्जर ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशंस बड़ी हैं, आपको मेहनत तरीके करनी है, अच्छे से ज्यादा चीजों को समझना है, तो भैया ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए काम नहीं आने वाला। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बेटा जी, अब पढ़ते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड कि इससे कैसे हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। दो नामों से और जाना जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बेटा पहले जब इसने ये थ्योरी दिया, ये मेथड दिया, तो इसने कुछ इसको इस तरीके से लिखा और फर्दर डिराइव करके उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाया, है ना। अब पॉइंट क्या है, मैं आपको इसका एक लिमिटेशन बताता हूं। जब हमारे पास पुराना कोर्स था ना, तो हम लोग इस मेथड से चार अलग अलग चीजें निकालते थे, चार अलग अलग मेथड निकालते थे कि एक एक्चुअल मीन मेथड हुआ करता था, डायरेक्ट मेथड हुआ करता था, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। अब ना हुआ क्या, जब हमारा कोर्स चेंज हुआ तो हमारे लिए ये दो इतने यूजफुल नहीं रहे, पर ये दोनों यूजफुल हो गए। क्यों? क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं ना, मीन कैसे निकालते हैं, हम सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका मीन आ गया पॉइंट्स में अगर आपका मीन आ गया, तो आप जब फर्दर इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करते करते इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, पॉइंट्स में वैल्यू इतनी खतरनाक हो जाएगी। देखो ना, अंडर रूट भी है, अब पॉइंट्स में अगर आ जाए अंडर रूट में, तो दिमाग ही खराब हो जाएगा ना यार, मतलब आदमी को मौत ही हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने अब जब शिफ्ट किया तो हम इन सब पॉइंट्स को करते हैं जो कि अज्यूम्ड मीन पे चलता है। आप एक मीन को अज्यूम करो, इसमें फॉर्मूलाज आपको जरूर बड़े दिखेंगे, लेकिन सिंपल होती कैलकुलेशन। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा एक्चुअल मीन मेथड से, ठीक है। ध्यान से देखना आप ये क्वेश्चन। पहले क्या करोगे, सिंपल है बेटा, पहले आप दोनों ऑब्जर्वेशन एक्स और वाई का मीन निकालोगे, मीन से आप फिर डेविएशन निकालोगे, उनको फिर करोगे, उनका स्क्वायर करोगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद आप एक्स और वाई जो आपका निकला है उसको भी मल्टीप्लाई करोगे और उसका सम करोगे, और फिर ये सारी ऑब्जर्वेशन में इन चीजों को रखोगे। देखो नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन करके बताता हूं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स और वाई है, आपको एक्चुअल मीन मेथड से इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपके पास है नंबर ऑफ एक्स का ऑब्जर्वेशन 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27 और 30। कैसे निकालते हैं मीन? मीन कैसे निकालते हैं बेटा, एक्स बार को अपन ऐसे निकालते हैं, समीशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ या ना। अच्छा, ये जो एक्स यहां पे आया है ना, ये x नॉर्मल x नहीं है, ये नॉर्मल x नहीं है। इस x को हम मीन से माइनस करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन को हम मीन से माइनस करते हैं तो ये x आता है। ये डिफरेंट x है, ये वो वाला x नहीं है जो आप नॉर्मली सोच रहे हो, ऑब्जर्वेशन नहीं है। देखो इसका टोटल कर लो, 2, 5, 7, 7 और 8, 15, 15, 6, 16, 16, 4, 20, 20, 27, लो 7 आ गया इधर, ठीक है। 1 गया, 2 कैरी का हो गया इधर, फिर 2, 3 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 14, तो 147 आपका टोटल आ गया। कैसे निकालूंगा मैं, तो देखो 147 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। लो बहुत सिंपल हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो आपका मीन कितना है 21 आपका मीन है, ठीक है। सेम वे इसका भी निकाल लो, 6, 8 तो हो गया आपका हो गया ये 10 है ना, 10 और 18 और 12, 18 और 12 30, 36 और 4 40, 40, 50, 50 और 16, 66 और 8 74 और 84, है ना। तो आपका y का मीन क्या निकला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ y अपॉन n विल गिव यू 84/7, दैट विल गिव यू अराउंड 1, 2, 12 इज योर मीन, है ना। 12 इज योर मीन, मतलब ये आपका मीन होगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते जाओ, 12 माइनस 21 कितना होता है भैया, -9, है ना। सेम वे करते जाओ, -6, -3, 0, 3, 6 और ये हो गया 9। आपने क्या किया, 21 को माइनस कर दिया बाकी सारी ऑब्जर्वेशन से, 12 - 21, 15 - 21, 18 - 21, 21 - 21, 0 हो गया, है ना। ऐसे करते करते सब करना है। इसके लिए भी सेम कर दो, क्या होगा, 12 से माइनस करते जाओ, -6 आएगा, है ना, -4 आएगा, -2 आएगा, ये 12 - 12 0 हो जाएगा, इधर +2 आ जाएगा, है ना, इधर +4 आ जाएगा, इधर +6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 81, इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 9, 0, 9, 36 और 81, ठीक है। सब चीज सेम आई, इसका भी कर दो, कितना होगा 36, 16, 4, 0, 4, 16 और 36। स्क्वायर करना आता है ना बेटा, उसको 2 टाइम्स कर दो, जैसे 6 × 6, है ना। अब ध्यान से देखना, इस ऑब्जर्वेशन का आपको टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन का टोटल करना पड़ेगा और XY का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब ये 9 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6, 9 × 6 करना पड़ेगा। चलो ये भी निकाल लेते हैं, टोटल एक साथ कर लेंगे। 9 × 6 क्या होता है, 9 × 6 होता है आपका 54 और 63 है ना। तो ये 63 नहीं 64 होगा ना,
45, 54, 63, 9 इंटू 6, हाँ ना 63 तो होगा, 63 है ना। फिर हो गया 6 इंटू 4 24, फिर आता है आपका 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर आता है 0 इंटू 0 0, फिर आता है आपका 3 इंटू 9 विल गिव यू, नहीं 3 इंटू 9 नहीं सॉरी 3 इंटू 2 6 है ना। फिर आएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया बे, 6 इंटू 4 कितना हो गया, कितना हो गया 6 इंटू 4 24, अभी तो लिखा था ऊपर चलो जी, तो अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, गलती कर दी मैंने, सॉरी। एक तो वो होता है ना, कई बार आप इतनी सिली मिस्टेक करते हो, 9 इंटू 6 कब से 64 हो गया, 63 हो गया, ये होगा 54, ये होगा 54। माय बैड बेटा, माय बैड। वो होता है ना, कई बार आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजों गलती हो जाती है कि अरे वो लोकेशन की स्पेलिंग बताना, अरे रुक जाओ भाई, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ध्यान मत देना। वो तो अच्छा हुआ पता चल गया अभी। चलो देखो आगे अब फटाक से कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। 18 1 इंटू 81 कितना होता है 162, 81 इंटू 81 कितना होता है 162, ठीक है 162 हो गया। 36 इंटू 36 कितना होता है 72, ठीक है। और ये 9 प्लस 9 कितना होगा 18, तो टोटल कर लूं इसका कितना आएगा 2, 1 गया कैरी, 7 7 14 15 5, ये किधर गया 2, तो आ गया कितना 252, ठीक है 252। चलो जी फिर कर लेते हैं इसका टोटल। 36 इंटू 36 कितना होता है 72, 16 इंटू 16 कितना होता है 32, फिर क्या होता है 4 इंटू 4 होता है 8, तो इसका भी कर लो फटाक से, 2 इधर क्या कैरी, 9 10 11, 121 कितना आया इसका 121 इसका टोटल आया। एक्स वाई का टोटल कर लो, एक्स वाई का टोटल कितना आएगा बेटा 54 इंटू 54 होगा 108, 24 इंटू 24 कितना होता है 48, ठीक है। और फिर 6 इंटू 6 होगा 12, तो कितना आ गया 10 और 18, एक दिया 4 5 6 और ये गया 168 है ना, कितना आया 168। अब तुम्हें लगाना है फॉर्मूला क्या था बेटा, आपको पता है इधर, ये देखो फॉर्मूला क्या था आर, आपको रिलेशन निकालना है समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन आपका अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो लिख देता हूं मैं यहां पे, ध्यान से देखो, आर इज इक्वल्स टू आपका समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है समझ आया। अब वैल्यूज रखते जाओ। अब तुम देखना, मैं तुम्हें अगर इसको इसमें करवा दूं, चलो r इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट तुम्हें समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो तुम्हारे पास वैल्यूज तो गिवन है ना। देखो एक्स वाई का समीशन कितना है 168, तो लिख दो इधर 168, ठीक है। अंडर रूट क्या वैल्यूज है आपके पास, देखते जाओ, आपके पास एक्स का स्क्वायर का समीशन है 252, ये आ गया इधर 252 इनटू कितना होगा इधर y का स्क्वायर 112, ये देखो इधर आ गया 112। ले भैया अब सॉल्व करो, तो कितना प्रॉब्लमैटिक है देखो ना। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका अंडर रूट निकालोगे। मैं फोन यूज कर रहा हूं फॉर अ रीजन कि भैया आप लोगों को ये सिर्फ समझाना था टॉपिक, इसलिए मैं आपको ये वो यूज करके दे रहा हूं, है ना। अब देखो मैंने किया 252 इंटू 112, दिस विल गिव मी कितना 168 अपॉन, मुझे कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 28,224, ठीक है, ये इतना वैल्यू आ रहा है। अब इसका अंडर रूट निकालना है मुझे, इसको अंडर रूट निकाल देते हैं, ये आ गया देखो 168, इसका अंडर रूट क्या आएगा 168, तो 168 अपॉन 168 विल गिव मी 1, तो आपका रिलेशन क्या आया +1, मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है समझ आया बेटा। ये ऐसे निकलता था, पर हमारे लिए जो क्वेश्चन आने वाला है वो डिफरेंट होगा, एक बार समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी अब ये देख लिया, अब आते हैं फटाक से डायरेक्ट मेथड के ऊपर। ये तुम्हें नहीं बनता है, नहीं आता है, तुम बस फॉर्मूला देख लो, एक बार को नजर मार लो, इतना काफी है, तुम्हें इससे नहीं पूछा जाएगा। अब सीधा चलते हैं अपन लोग शॉर्टकट मेथड में। यहां पे क्या करना होगा बेटा, आपको एक मीन अज्यूम करना होगा, इस मीन को अज्यूम करके आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी। कैसे करते हैं सर, जैसे कि आप पहले एक मीन को अज्यूम करो, उससे निकालो डेविएशन। सर डेविएशन कैसे निकालते हैं, बाकी सारी ऑब्जर्वेशन से अज्यूम मीन को माइनस करो, जो बचेगा वो डेविएशन आएगा, उसको हम dx या dy कह सकते हैं। उस dx dy का टोटल करो, हर एक dx को आप उसका स्क्वायर करो तो उसका dx स्क्वायर बन जाएगा। उस dx स्क्वायर के कॉलम का तुम पहले उसका टोटल करो, फिर टोटल करने के बाद तुम dx जो वैल्यू आई
और dy जो वैल्यू आई इंडिविजुअली हर एक को मल्टीप्लाई करो, और यही सेम चीज dx के साथ भी करनी है और dy के साथ भी करनी है ना। लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, और सर क्या दे दिया, आप ही तो बोल रहे थे कि आसानी से हो जाएगा। काय का आसानी, कुछ नहीं हो रहा है, ये इतना डिफिकल्ट पॉइंट, ये देखो ना फॉर्मूला देख के हालत खराब होगी। बेटा जितना बड़ा फॉर्मूला उतनी आसानी से चीजें हो रही हैं, यहां ध्यान रखना, जितना बड़ा फॉर्मूला उतनी आसानी से चीजें हो रही हैं। बस एक चीज है, मैं बताऊं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, 7 बार तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना है कॉपी के अंदर। कितनी बार? 7 बार। पहली बार लिखो देख देख के लिखो, दूसरी बार लिखो जितना तुम्हें याद आ रहा है उतना लिखो, जहां अटक रहे हो फिर देखो, तीसरी बार थोड़ा कम अटकोगे फिर देख के लिखो, चौथी बार में धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे लेकिन कर लोगे, पांचवी बार में थोड़ी स्पीड में पहुंच जाओगे, छठवीं बार में फटाक से पहुंच जाओगे, और सातवीं बार में तो तुम 5 सेकंड में आंसर लिख दोगे, ये मतलब फॉर्मूला लिख दोगे। तो फॉर्मूला याद करना पड़ता है और ऐसे हो जाएगा। बोल रहा हूं 7 बार कर लो तुम, बस 7 बार लिख लो बिना देखे, तुम्हें अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। और फॉर्मूला याद हो गया ना, बस आधा गेम ही खत्म हो गया वहीं पे। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन करके बताता हूं। ये देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहां पर हाँ जी, ये देखो x की ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें मैं मीन अज्यूम कर लेता हूं, 18 को मीन मान लिया, बीच का कोई भी नंबर ले लो मीन, है ना। अब इसको 12 से माइनस करो, 12 से माइनस करें कितना आएगा -6, ये कितना आएगा -3, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा +3, ये कितना आएगा +3 के बाद आपका आएगा ये, है ना, कितना हो गया +6, ये कितना हुआ +9, ये कितना हो गया +12। ठीक है, अब इसका वो कर लो, स्क्वायर कर लो, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 का स्क्वायर निकाल लो, 6 × 6 36, 3 × 3 90, 9 36, ये कितना हो गया 81, और ये हो गया 144। ठीक है, अब इन दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल कॉलम्स के टोटल कर लो। जैसे कि 6 और 3 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, इसको माइनस कर दो, प्लस माइनस हो गया, 9 × 12 कितना होता है 21। तो अपना क्या हो गया, समीशन ऑफ dx इज 21। समीशन ऑफ dx कितना आया 21 आ गया। 36 × 36 कितना होता है 72, 72 और 9 + 9 18, 72 और 18 90, है ना, 80 और 90 90, है ना। 81 में 90 किया या 90 में 81 कर दिया, 171, है ना, 171 और कितना 144, इसका टोटल किया कितना आया, ये आया 5, ये आया कितना 1, ये आया 2, 215, ये आया समीशन ऑफ dx² = 215। ठीक है, 215 आ गया। ये वैल्यू सही है क्या, एक बार चेक कर लेता हूं मैं बेटा, है ना। 215 नहीं, 215 आएगा, 215 है क्या? अरे यार रुक जाओ, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अरे 2 कहां से आएगा, 3 होगा ना यार, ये लो गलती कर दी, छोटी सी गलती होगी भाई। 315 क्या होगा, देखो 315 आएगा, वो कैरी करना भूल गए ना अपन, 315। ठीक है, छोटी मोटी गलतियों का ध्यान रखना, क्लियर है। फिर आता है y, dy क्या है बेटा, ध्यान से देखो। dy कैसे निकालोगे, एक अज्यूम मीन निकाल लो, 10 कितना हुआ -4, अब इसकी डेविएशंस निकालो, -2 0 कितना हो गया +2, फिर आएगा +4 +6 और +8। ठीक है, इसका टोटल कर लो, 6 और 6 माइनस कर दिया, 6 + 8 कितना हो गया 14। तो सम ऑफ dy = 14, सम ऑफ dy = 14। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर निकाला 16, इसका कितना हुआ 4 0 4 16 36, और कितना हुआ 8 का स्क्वायर होता है 64, यहां पे निकाल दिया, कितना हुआ 16 × 16 32, 32 + 8 कितना हो गया 40, 40 + 64 कितना होगा 104, 104 + 36 कितना हो गया 110 और 140। तो समीशन ऑफ dy² विल गिव यू 140। ठीक है, अब निकालना है dx। सर ये कैसे हो निकलता है? अब देखो तुम लोग को लग रहा है कॉम्प्लेक्स दिखने में, पहले लग रहा था, अब नहीं लग रहा होगा। क्या है, इस मीन को इससे सबसे माइनस कर दिया, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया और सबका टोटल कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन और टोटल तो आता है ना, तो इतना तो कर ही सकते हो, हाँ या ना। अब ये जो वैल्यूज आई ना, ये पूरा टेबल है वो dx है, ये वाला जो टेबल है वो पूरा dy है, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 6 × 4 3 × 2 0 × 0 3 × 2, फिर आ गया 6 × 4, फिर क्या आ गया 9 × 6, फिर क्या आ गया 12 × 8। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। 6 × 4 विल गिव मी 24, 3 × 2 विल गिव मी 6, 0 × 0 0, 3 × 2 कितना होगा बेटा, फिर 6, फिर 6 × 4 कितना होगा 24, 9 × 6 कितना होगा बेटा, 9 × 6 हो जाएगा 54, है ना 54, 12 × 8 कितना होगा, 12 × 8 विल बी 96। ठीक है, 96 हो गया। अब इसका टोटल कर दो भाई, कैसा होगा 24 + 24 कितना होता है 48, 48 + 12 कितना हो गया 50 60, 60 हो गया। ठीक है, 60 + 96, 96 + 60 कितना होता है 96 + 60 1
50 नहीं 60 ना, 154, 60 ही है ना यार, 48, हाँ ठीक है 60, 154 हाँ 154 नहीं 150 6 12 60 154 नहीं, 154 नहीं बेटा, 156 है ना इधर, 156 प्लस कितना हो गया 54, ये कितना हो गया भैया जी, इधर हो गया 0, इधर हो गया आपका कितना हो गया, इधर हो गया 1, इधर आ गया 2, तो आ गया आपका समीशन ऑफ dy dx कितना हो गया आपका ये 210, कितना हो गया 210। अब तुम्हें फॉर्मूले पे जाना है, तुम्हारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तुम फॉर्मूले पे जाओ। ये देखो, अब देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, कोरिलेशन को देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू dx dy का टोटल निकाला था, समेशन निकाला था, माइनस dx इनटू समेशन ऑफ dy, है ना, समेशन ऑफ dx इनटू dy। अब सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रख दो, अभी तक सिर्फ क्या रखोगे, ऊपर वाला हिस्सा रख दो। एक काम करो, इधर आओ फटाक से, यहां पे देखो मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने लिखा रिलेशन इज इक्वल्स टू n समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx इंटू dy, ठीक है, इतना मैंने लिखा, क्लियर है, क्या इसके बराबर है ये देखो, क्या ये दिख रहा है ऐसा आपको, हाँ या ना, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, dx इंटू dy, समीशन दोनों का रख दिया। अब देखो नीचे वाला हिस्सा, n समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, ये और इसमें फर्क है, ये होल स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर का टोटल है, dx का स्क्वायर का टोटल है, दोनों में फर्क है बेटा। इसको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज से कॉपी पेस्ट कर देना, बस x की जगह y लगा देना, ठीक है, क्या करना, x की जगह y लगा देना। अब ध्यान से देखो, चलो जी वापस चलते हैं इसके ऊपर, देखो यहां पे आ गया अपने पास अंडर रूट, ठीक है, n समीशन ऑफ dx का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर इनटू सेम चीज लिख दो इधर भी, n इंटू समीशन ऑफ का dx dy का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dy का होल स्क्वायर। क्लियर है, देखो ये लिखा आपने। अब मैं जब लिख रहा था तभी आपको आधी चीजें तो याद हो जाएंगी, ठीक है, ये देखो समेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू समेशन ऑफ dx का स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर, सेम में करना है उसी के साथ ही, ये देखो सेम चीज मिल गई होगी आपको, क्लियर, सेम की सेम चीज मिल गई। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, आप करते जाओ, इसमें वैल्यूज रखते जाओ। देखो सबसे पहले आपको समीशन ऑफ dy dx कितना आया था 210, तो एक काम करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वो भी लिख दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, तो एक काम करो 7 इंटू 210 माइनस कितना लिखोगे, अब आ गया dx का टोटल कितना है 21 और dy का टोटल कितना है 14, तो ठीक है, माइनस कितना लिखोगे 21 इंटू 14, ठीक है, अपॉन क्या लिखना है इधर, फिर से आ जाएगा 7, फिर लिखना होगा समीशन ऑफ dx स्क्वायर का जो समीशन था 315, इधर लिखो 315, ठीक है, माइनस कितना बेटा dx का होल स्क्वायर, मतलब 21 का होल स्क्वायर, यह आएगा 21 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये लिखते जा रहा हूं जो मैंने निकाला है, ठीक है, उसके बेसिस पे लिखते जा रहा हूं। अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, इसको दोबारा करूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, dy स्क्वायर का मैं वो टोटल निकाल रहा हूं, ठीक है, dy स्क्वायर का टोटल है 140, यहां लिख दिया मैंने 140, ठीक है, इंटू नहीं माइनस क्या किया मैंने, माइनस मैंने किया है जी dy का टोटल का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ आया। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं फटाक से इसको सिंप्लीफाई करता जाता हूं, किस बेसिस पे बेटा, देखो मैं फटाक से इसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें फिर कैलकुलेशन में वीडियो लंबा होगा, कोई मतलब नहीं है, तो एक काम कर रहा हूं मैं फटाक से कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं करोगे, इस बात का याद रखना, ठीक है। तो देखो r इज इक्वल्स टू, ये गया इधर, इसका निकाला अपन ने 2205 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 विल गिव यू 441, ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर कितना होगा देखना, 7 इंटू 140 980 माइनस कितना होगा बेटा, 14 का स्क्वायर आएगा 196, फिर भी निकाल लेते हैं, है ना,
14 इंटू 14 विल गिव मी 196, ठीक है 196, ठीक है। अब देखो 7 इंटू 210, 7 इंटू 210 विल गिव मी 1470 माइनस कितना होगा 21 इंटू 14, 21 इंटू 14 कितना होगा बेटा 294, ठीक है बेटा। ये इतना वैल्यू क्लियर है, सामने देखते जाओ, फटाक से चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है बेटा। सारे वैल्यूज तो मुझे तो सही लग रहे हैं, ठीक है। अब फटाक से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं और ज्यादा। देखो 1470 माइनस 294 विल गिव मी 1176 अपॉन अंडर रूट कितना है बेटा मेरा, ये आएगा 2205 माइनस 441 विल गिव मी 1764 इंटू कितना होगा बेटा 980 माइनस 196 विल गिव मी 784। मैंने पता थोड़ा लेंदी क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप लोग को देख के घबराहट ना हो, आप ये ना सोचो कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, मैं भी कर सकता हूं, बस वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको निकालना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो अलग से निकाल के बता दूंगा, कैसे आप अंडर रूट सॉल्व कर सकते हो, मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। अब जैसे इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 1176 अपॉन ये कितना आया आपका, इसका अंडर रूट आएगा आपका 28 है ना, और इसका कितना आएगा 1764 का अंडर रूट आपको निकल के आएगा 42, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 42 इंटू 28 विल गिव मी, क्या बात है जी, 1176 अपॉन 1176, ये 1 से 1 ये इससे गया 1 आ गया, ये आपका पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है बेटा। आपको ये नोट भी लिखना पड़ेगा, ये याद रखना, नोट लिखना पड़ेगा आपको। चलो बेटा हो गया। अब देखो घबराने वाली बात नहीं है, मैंने नंबर बड़े इसलिए रखे थे क्योंकि आप पहले तो बात घबराओ ना, दूसरी बात इतने बड़े ऑब्जर्वेशंस के नंबर आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे भी तो मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो डरने की बात नहीं, अगर इसी वीडियो में समझाता लंबी वीडियो हो जाती तो घबराओ मत। अब दूसरा क्वेश्चन करो, देखो कितने आसानी से होता है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। क्या होता है इसमें, आधी प्रोसेस पुराने वाले मेथड से सेम है, आप अज्यूम करो मीन, उसको हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करो, डेविएशन निकल के आएगा, है ना, dx निकल के आता है अपना, dx को कॉमन फैक्टर से आप जो हर किसी से डिविजिबल है कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो, आपका dx डैश आ जाएगा, dx डैश का टोटल करो, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, dx डैश का टोटल करने के बाद आप करोगे dy के साथ सेम चीजें, है ना। अब इनका करोगे स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर करोगे और dy डैश का भी स्क्वायर करोगे, और dx डैश और dy डैश का भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लेंदी लग रहा है ना, ध्यान से देखो फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला देखो, अपने आप समझ आ जाएगा चीजें। क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन ऑफ dx डैश इंटू dy डैश माइनस समीशन ऑफ dx डैश इंटू dy डैश। अगर मैं ये सारे डैशेस हटा दूं ना, यहां से सारे डैशेस हटा दूं ना, हमारा पुराना वाला फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, पुराना वाला फॉर्मूला। अब तो सेम ही तो है, डिफरेंट क्या है, बस इसमें हमने कॉमन फैक्टर से चीजों को डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहां पे ऐसे कॉमन लगाते जाऊं तो आपका आंसर बन गया, समझ आया। चलो जी, अपना नया वाला स्टेप डिवीजन का मेथड बन गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है। देखो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अज्यूम करना है मीन। देखो आपको पता है, सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, आपको अज्यूम करना है मीन 18 आपका मीन है, ठीक है। अरे यार चल क्यों नहीं रहा है पेन, और तू चल जा भाई, नहीं तो पिटेगा, ठीक है। अब देखो 18 को माइनस करेंगे 12 से कितना आएगा -6, ये कितना आएगा -3, ये कितना आएगा 0, ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा 12, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में किया ही था अपन ने। फिर अपन इसका भी कर लेते हैं 10 का। देखो ये कितना आएगा -4, ये कितना आएगा -2, ये आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ठीक है। अब ध्यान से देखो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3 का टेबल लिख रहा है, तो मैंने कॉमन फैक्टर इसको क्या कर दिया 3, तो माइनस करेंगे तो -2 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 से -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको भी सेम कर दो। यहाँ पे अपन ने कॉमन फैक्टर 2 ले लिया क्योंकि 2 का दिख रहा है हमें, सबसे 2 से डिविजिबल है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है बेटा। समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सब क्लियर है। dx डैश का स्क्वायर, अब क्या करना है, dx डैश जो है,
ठीक है, dx डैश, सॉरी ये dx डैश का स्क्वायर करना है, तो -2 का कितना करोगे, इसको कर दोगे 4, इसको कर दोगे 1, इसको कर दोगे 0, इसको कर दोगे क्या 1, इसको कर दोगे 4, इसको कर दोगे 9 और इसको कर दोगे 16। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सेम कहानी इसके साथ कर दो, 4 1 0 1 4 9 और ये 16 बराबर। अब करना क्या है, ये देखो यहां पे हल्का सा मैंने चेंज कर देना है, यहां पे था नहीं डैश, तो dx डैश इंटू dy डैश कितना है, dx डैश इंटू dy डैश। पहले तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो dx डैश और dy डैश ये जो है, ये दोनों के नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मैं आपको यहां पे एक बार ये भी बता देता हूं, ये आ गया ये आ गया ये, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, सेम गोज ऑन, ऐसा करते जाना है आपको। क्लियर, ध्यान से देखना है अब आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अपने पास 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, फिर कितना होता है 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 होता है 16। अब क्या करोगे तुम, हर एक चीज का टोटल करो, यहाँ पे हर एक चीज का क्या करोगे, टोटल निकालोगे। तो तुम्हें यहाँ पे कितना टोटल दिख रहा है बेटा, ये हो गया -2 -1 -3 हो गया, ये भी अपना 3 हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ dx डैश इज 7, ठीक है। समीशन ऑफ dx डैश का स्क्वायर 5, 5 के बाद 5 10, 10 और 26, 26 और 9, 26 और 9 हो गया 35। तो समीशन ऑफ dx स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर जो है हमारा 35 आया है, ठीक है। सेम गणित इसके साथ लगा लो, -2 -1, ये सेम वही ऑब्जर्वेशन तो है, ये देखो dy डैश का आपको मिलेगा समीशन 7, और ये भी देखो 4 4 1 1 0 0, ये भी सेम आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, समीशन ऑफ dy स्क्वायर का टोटल कितना कर देंगे, डैश का, सॉरी नॉट स्क्वायर का, डैश का, डैश स्क्वायर का आप कर दोगे 35, ठीक है, यू विल गेट 35। अच्छा एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, तो मैं यहां पे भी सारे ऑब्जर्वेशन सेम मिल रहे हैं, यहां पे भी सारे ऑब्जर्वेशन सेम मिल रहे हैं, dx डैश इंटू dy डैश, क्योंकि सारे नंबर सेम है ना, सारे नंबर सेम है। इसका मल्टीप्लाई, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो सेम ही बनेगी, तो इसका भी सिंपल तुम टोटल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, dx डैश और dy डैश का तुम्हें मिलेगा 35, ठीक है। अब करना क्या है, फॉर्मूले में पटक दो, आंसर आ जाना है। क्या करोगे फॉर्मूला, देखो पिछला वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें, बस उसमें डैश लगाते जाना। क्या करोगे, पिछले वाले फॉर्मूले में डैश लगाते जाना, अपने आप आंसर तुम्हें समझ आ जाएगा, n समीशन ऑफ dx डैश dy डैश, ठीक है। चलो जी, माइनस dx समीशन ऑफ dx डैश, ठीक है, इनटू समीशन ऑफ dy डैश अपॉन आपका अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू समेशन ऑफ dx डैश का स्क्वायर माइनस आपका क्या रहेगा, d समेशन ऑफ dx डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू समेशन अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ dy डैश का स्क्वायर, ठीक है, इनटू नहीं माइनस समेशन ऑफ dy, और भैया क्या हो रहा राइटिंग को मेरी, ये लो dy डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लिखते जाओ चीजें, तुम्हें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7, तुम्हें पता है समीशन ऑफ dx डैश इंटू dy डैश कितना है, समीशन ऑफ dx डैश और dy डैश कितना है 35, लो यहां लिखो 35, यह आ गया 35 माइनस dx डैश और dy डैश का टोटल कितना है, देखो dx डैश का टोटल है 7, dy डैश का भी टोटल है 7, तो क्या करोगे 7 इंटू 7 हैगा जी, ये लो जी क्या हैगा 7 इंटू 7 हैगा जी। फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, dx डैश का स्क्वायर कितना है, dx डैश का स्क्वायर है 35, और सेम निकाल लो dy डैश का स्क्वायर कितना है 35, लो भैया आधे काम तो यही होगा अपने खत्म। ये देखो ये भी अपना 35 है, माइनस अपने को dx डैश का होल स्क्वायर करना है, तो dx कितना था 7 था, तो 7 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, 7 यहाँ है ना dx डैश, तो इसका होल स्क्वायर करना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सीधा, हाँ या ना। फिर क्या करेंगे, फिर आएगा अपना मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा अंडर रूट, फिर आएगा 7 ऑब्जर्वेशन है, dy डैश का स्क्वायर करना है, कितना आएगा dy डैश का स्क्वायर, अभी देखा था ना मैंने, dy डैश का स्क्वायर, यह आ गया 35, यह आ गया 35, लो जी 35 माइनस कितना होगा वे, dy डैश का होल स्क्वायर कितना होगा 7 होगा जी 7,
ठीक है, ये देखो अपने पास गणित कितनी सिंपल हो गई, देखो ये हो गया 35 इंटू 7, तो 35 इंटू 7 कितना होता है, 35 इंटू 7 कर लेते ना, 35 इंटू 7 कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 21, 24, 245, कितना हो गया 245 माइनस 49 अपॉन कितना हो गया 7 इंटू 35 हुई क्या अपन ने, कितना हुआ 245 माइनस 7 का स्क्वायर, लो हो गया 49। ले भाई सिंपल है, सब ऑब्जर्वेशन देखो कितनी सिंपल होती जा रही है, इसमें भी सेम काम होने वाला है, इसमें भी सेम काम होने वाला है, 245 माइनस 49। अब एक कर लो तो तुम्हें सबका पता चल जाएगा, 245 माइनस 49 विल गिव मी क्या, ये हो गया इधर से माइनस 15 गया तो बचा कितना 6, यहां पे कितना बचा 19, तो 196। ठीक है, तो क्या करोगे, ये देखो कितना इजी हो गया, 196 अपॉन समीशन ऑफ ये अंडर रूट ऑफ 196 माइनस नहीं इंटू अंडर रूट ऑफ 196। अब तुम्हें पता है जब दो अंडर रूट सेम वैल्यू के होते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना, एक कॉमन नंबर आता है 196 अपॉन 196 दैट इज गोइंग टू गिव अस 1, तो रिलेशन इज 1, दैट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हमेशा आपको नोट लिखना है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताता है कि कोरिलेशन कैसा है। ठीक है, फटाक से लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी ध्यान से देखो, अब चलते हैं आगे। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। अगर इससे बाहर वैल्यूज जा रही हैं तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर +2 है, +2.5 है, -2.5 है तो आप कैलकुलेशन को ठीक करो, आपका हमेशा आंसर +1 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ठीक करना पड़ेगा, इसी के बीच में आता है, आगे भी करेंगे तो इसी के बीच में आएगा। और अभी जो क्वेश्चन किए थे वो भी इसी के बीच में थे या इसके ऊपर ही थे, मतलब 1 था, -1 था या इसके बीच में था। ठीक है, अब आता है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किस बात का, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है, फिर आता है आपके पास द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज अ मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। एक लीनियर रिलेशनशिप पढ़ा था अपन ने देखा था, हाँ या ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी। इफ टू वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी 0। जब दोनों x और y वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, अब हमारा होता है खत्म कार्ल पियर्सन का मेथड। अब आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब इसने क्या बोला, हर बार ना आप जो है दो को रिलेशन को पढ़ते हो, आप क्वांटिटेटिव बात करते हो, क्वालिटेटिव तो बात ही नहीं करते। कोई इंसान खूबसूरत है, कोई इंसान जो है ऑनेस्ट है, तो उसको कैसे निकालोगे, उसके रिलेशन को कैसे जज करोगे? आपका तो कार्ल पियर्सन का मेथड बताता ही नहीं है वो चीज। यहां पर स्पीयरमैन्स ने कहा कि भैया आप यहां पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी मेजर कर सकते हो। कैसे? आप उनको रैंक कर दो। क्या कर दो? रैंक कर दो। उसके बेसिस पे आप जो है आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनको रैंक करो और आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्यूब माइनस n। ठीक है, चलो जी, अब इसको सीधा ना क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी हो सकती है, जब हमें रैंक दी गई हो तब, रैंक ना दी गई हो तो हमें निकालनी पड़ेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रैंक दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो रैंक तो निकाल सकते हैं ना, नंबर देख देख के, कितनी बड़ी बात हो गई। और ये क्या हो गया, जब रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड, मतलब रैंक एक आदमी की, मतलब 3 लोगों की सेम रैंक है, तब क्या करोगे? तो ऐसी चीज में भी आप लोग जो है आपको निकालना सिखाऊंगा मैं भी। सबसे पहले आ जाते हैं व्हेन रैंक आर गिवन। रैंक जब दी होगी तो क्या करोगे? इस फॉर्मूले को याद रखना, स्टेप्स भूल जाओ, मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन में कुदवाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, हमारे पास ये कुछ 2 जजेस हैं, इन्होंने कंटेस्टेंट को ना सिंगिंग कंपटीशन के अंदर रैंक कर रहे हैं। इन्होंने रैंक दे दिया। पहला अपन क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन रैंक इज गिवन। जब रैंक ऑलरेडी दी गई हो तो क्या करना है, अपन को सीधा क्वेश्चन को लगा देना है, 1 - 6 का समीशन डी स्क्वायर माइनस n3 माइनस n। अब सर ये डी स्क्वायर कैसे, डी कैसे निकलता है? देखो ध्यान से मैं बताता हूं। ये आपके पास पहले जज की रैंक है, पहले जज की रैंक है, ये दूसरे जज की रैंक है। डी कैसे निकलता है? पहली रैंक को दूसरी रैंक से माइनस कर दो, बस जो आएगा वो डी है। ठीक है, कैसे? 5 - 6 -1, 4 - 5 -1, ठीक है, 7 - 2 5, 3 - 1 2, 1 - 3 -2, फिर आता है 2 - 4 -2, ठीक है, फिर आता है 6 - 7 -1। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना,
तुम्हें जो है जी आपको इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालोगे? -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इसका कितना होता है? 25। इसका कितना होता है जी? 4। ठीक है, इसका कितना होता है जी? इसका भी होता है 4, इसका भी होता है 4, इसका होता है 1। ठीक है, समझ आया? अब निकाल लो, इसका टोटल कर लो। 1 कितना हो गया? ये देखो 1 और ये 1 4 बन के हो गया 5, और ये 1 और ये 1 बन के हो गया 5। तो मतलब ये कितना हो गया? 10 15, ये हो गया, हाँ ठीक है ना, ये हो गया 10 हो गया, 10 इधर गया 35 और 5 आ गया आपका 40। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर विल गिव मी कितना? आपका 40 है मेरा समीशन ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है मुझे? मेरे को फॉर्मूला याद है, आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन का डी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्यूब माइनस n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, क्या करूं? ये देखो 1 - 6 × 40 अपॉन 7 का क्यूब माइनस 7। अब सर 7 का क्यूब क्या होता है? देखो मुझे याद है 7 का क्यूब, तो मैं लिख देता हूं 343 - 7। ठीक है, मुझे याद है, कुछ क्यूब्स याद करके जाना अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, 2 मिनट लगेगा। देखो मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। आप ऐसे कई सारे निकाल के सकते हो। 8 का क्यूब क्या है सर? 512। ठीक है, ऐसे कई सारे आप जो 9 का क्यूब क्या है सर? 729। तो ऐसे कुछ याद करके जा सकते हो, काफी बेनिफिट करता है आपको, है ना, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। मैं सिखाऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको। क्लियर? चलो जी, अब देखो यहां पे आ गया 1 - 240 अपॉन कितना बचा? 7 गया इसमें से 3, है ना, 3 और 6 336। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट ना तुम्हारे लिए जल्दी से मैं इसको ना वो कर देता हूं, जल्दी से मैं इसको वो कर देता हूं कि भैया तुम्हें ना ज्यादा वेट ना करना पड़े, तुम लोग आंसर निकाल सकते हो वैसे भी। तो 240 डिवाइडेड बाय 36 विल गिव मी 0 मतलब 1 - 0.714। ठीक है, माइनस करूंगा इसको मैं 1 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.285 ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास। 3 वैल्यू तक निकालना है आपको। कितनी वैल्यू तक निकालना है बेटा आपको? 3 वैल्यू तक निकालना है। देख लेते हैं आंसर हमारा सही है क्या? हमारा आंसर बिल्कुल सही है सर। हमारा जो आर के आया है, आर के जो आया है वो 0.285 आया है। ये हमारा कोरिलेशन आया जब रैंक दी हुई है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो जब रैंक नहीं दी गई होगी तो क्या करना है? अरे सेम क्वेश्चन है भाई, खुद रैंक लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? देखो क्या करना है, ये देखो क्वेश्चन दिया गया है। अब तुम्हें इसमें रैंक नहीं दिए, इसमें इकोनॉमिक्स के मार्क्स है और अकाउंट्स के मार्क्स हैं। अब खुद देख सकते हो ना, पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। अब यहां पे ना एक फायदा है आपके पास, आप रैंक नीचे से ऊपर भी कर सकते हो और ऊपर से नीचे भी कर सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं और सबसे कम किसके मार्क्स हैं। दोनों सेंस में करोगे आंसर आ जाना है आपका। फिर भी चलो मैं लॉजिकल सेंस में कर लेता हूं। चलो सबसे पहले मार्क्स 90 वाले के होने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। फिर आएगा 85 वाला। अच्छा टिक करते जाना एग्जाम में भी, तो उससे आपको ना पता चलता रहेगा कि आप सही कर रहे हो, कुछ मिस नहीं हो रहा। फिर लेके आओ आप ये 3, ठीक है, 80 आएगा। 80 के बाद कौन बचा? 70 ले लूं क्या? 70 ले लेते हैं, मेरे को दिख तो नहीं रहा इससे बड़ा कोई अभी। चलो लिखेगा तो समझ आ जाएगा। फिर आएगा 60 ले लूं? नहीं 95 भी तो है। ओ हो। सबसे पहले है 95 1, फिर आएगा 92, ठीक है, फिर आएगा 85 3, फिर ये आएगा 4 80, है ना, 3 और 4, हाँ 4, ठीक है। फिर आएगा 80 के बाद 70 ले लूं? 5, ठीक है, 5 आ गया। फिर आएगा 60, है ना, 60 के ऊपर बड़ा तो नहीं कोई, देखो 60 है, ये आ गया 6 पे 60, ठीक है। फिर आएगा 50 ले लूं? ये लो 50, ये आ गया 7, ठीक है। फिर आएगा 8 9 और 10, है ना, 8 9 और ये 10। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कर लिया अपन ने, सारी रैंक हो गई, हाँ या ना? अब यहां पे भी सेम चीज कर लो। सबसे ज्यादा मार्क्स किसका है इकोनॉमिक्स में? या आया 1, 90 वाला ही ना, 95 वाला तो नहीं कोई इधर, ठीक है। फिर आया 85, या आया 2, या आया 85 हो गया, 90 हो गया। क्लियर? फिर 80 वाला है क्या कोई? 80 नहीं दिख रहा, 75 दिख रहा है मुझे सबसे बड़ा, ठीक है, 3। फिर इसके बाद 70 दिख रहा है क्या मुझे? हाँ 70 दिख रहा है, 4, ये हो गया, ये हो गया। अब आएगा 60 में ले लूं क्या? 65 तो नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है 65, ये आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 5। फिर आएगा अपने पास 5 के बाद आएगा 60 ना, 60 ये रहा 6, ये भी हो गया। फिर आएगा 50 40 30 और 35, तो 50 ले लो 7, 45 ले लो 8, 40 ले लो 9 और 30 ले लो 10, ठीक है। क्लियर?
नहीं दी थी रैंक, बना ली, क्या फर्क पड़ा इससे? ये देखो कितना हो गया 2, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 0, ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ भैया 2, और ये कितना हुआ 1, है ना, ये हुआ 1। ये हमारे पास डी आ गया, पहली रैंक को दूसरी रैंक से माइनस कर दिया। अब इसका स्क्वायर निकाल लो, 4 4 0 1 0 1 1, ये कितना है 0, ये ना, हाँ 0 है, 6 लग रहा था भाई, गलती मत करना, ऐसे 0 अच्छे से बनाया करो, 0, ठीक है। फिर ये आ गया अपना, इधर आ गया भैया ये 4 हो गया और ये हो गया 1। तो देखो 4 4 कितना हो गया 8 8, और हो गया ये 10 10 और 6 मतलब हो गया 16, कितना हो गया 16। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर इज 16। और ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो, आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन का क्यूब माइनस एन, एन कितना है अपने पास 10 है, तो आर के कितना है देखो 1 माइनस 6 इंटू 16 अपॉन क्या करोगे 10 का क्यूब माइनस 10, ठीक है, 6 इंटू, है ना, तुम्हारा 16 आएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लूं क्या, देखो कैसे करोगे, ये देखो 16 इंटू 6, ये कितना हुआ 36, 3 गया इधर गया 9, ये देखो 96 आ गया, कितना आया भैया, ये देखो 96 अपॉन, अरे रुक जा 1 माइनस 96 अपॉन कितना बना, या आया 1000, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, माइनस 10 कितना हो गया 990, तो 1 माइनस 96 अपॉन 990, ठीक है। अब मैं सीधा इसको निकाल लेता हूं, तुम लोग भी आसानी से निकाल सकते हो, पर मैं जल्दी से निकाल लेता हूं, तुम्हारा ना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो ये आ गया है कुछ 1 माइनस 0.096, ठीक है 9, ऐसा कुछ बन रहा है। इसको कर दूं मैं अगर माइनस इससे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.903, 0.903, ये हमारा क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन्स की रैंक कोएफिशिएंट थ्योरी से। चलो बेटा जी हो गया। अब देखोगे आप लोग व्हेन रैंक इज इक्वल या रिपीटिंग। अब रैंक जब इक्वल हो रही हो तो क्या करें, सिंपल है, मान लो सेकंड और थर्ड रैंक पे सेम नंबर है लोगों के, मार्क्स दे रहे हो आप, सेकंड रैंक बतानी है थर्ड रैंक बतानी है, पर दो लोगों के सेम मार्क्स हैं, तो क्या करोगे सेकंड रैंक वाले को और थर्ड रैंक वाले को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5/2 विल गिव यू 2.5। तो दोनों की रैंक के आगे क्या लिखोगे 2.5 लिख दो, है ना। अगर मान लो किसी की थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक सेम है तो क्या करोगे 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आएगा 4, तो उनकी रैंक के आगे 4 लिख देना, ठीक है। बस सिंपल मामला है, कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा ना चेंज क्या है, फॉर्मूले में चेंज है। 1 - 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन का क्यूब माइनस एन करते हैं अपन लोग, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, चेंज क्या हुआ है बस ये हिस्सा चेंज है, ये हिस्सा चेंज है। और ये n तक क्यों जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है, मान लो किसी की 10, 2 लोगों के 10 आए हैं, 2 लोगों के 10 आए, तो क्या करूंगा मैं m जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रेपिटेशंस को, तो मैं 2³ - 2 लिख दूंगा। और मान लो अगर 3 बार आया तो मैं 3³ - 3 लिख दूंगा। ऑल्सो सर ये दोबारा क्यों आ रहा है, सिर्फ 10 ही रिपीट हो सकता है क्या, मान लो 12 रिपीट हो गया तो, हाँ या ना, तो फिर मैं 2³ - 2 लिखूंगा। और ये 1/12 ये फॉर्मूला ही है, इसमें कुछ आपको लॉजिक नहीं है कि 1/12 क्यों है, ऐसा क्यों है, आप सीधे लॉजिक से चलो सिर्फ, ठीक है। चलो अब आते हैं आपका एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ना इस बार ना रैंक मैंने आपको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया था, अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूं, जस्ट बिकॉज आपको शो करने के लिए क्या आप रैंक करो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आता है 12, ठीक है, पहला वाले का 12 रैंक है। फिर इससे बड़ा कौन है बेटा 16 रहा इधर ये 2, ठीक है। फिर आया आपका 19 2 बार आ रहा है, देख रहे हो 19 2 बार आ रहा है, तो 19 का क्या करोगे 1, और ये 3 और 4 रैंक है, तो 3 और 4 रैंक का क्या करूं 3 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 3.5, ठीक है। समझ आया, क्या करूं मैं फिर एक काम करता हूं मैं ना 3.5 दोनों जगह लिख देता हूं, 3.5 क्लियर है। फिर आया कौन सा, अब देखो 4 तक हो गया, ठीक है, तो मैं इसको रैंक करूंगा 5 और इसको रैंक करूंगा 6, क्लियर है। मैं 3 और 4 को भूल जाऊंगा क्योंकि उसका एवरेज निकाल दिया मैंने। अब नेक्स्ट रैंक कौन सी बची थी 5 और उसके बाद कौन सी थी 6, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, सबकी रैंक हो गई, हाँ या ना। सेम इसके साथ कर दो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये 9, 1 कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ अपने पास
उससे बड़ा कौन सा है 14 आपने कर दिया 2, फिर कर दिया 18 कितना है आपके पास 18 है आपके पास 3, ठीक है, फिर आएगा 24, ठीक है, 22 दो बार रिपीट हो रहा है, मतलब 5 और 6 दोनों का टोटल करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 11/2 विल गिव यू 5.5, कितना होगा 5.5, ठीक है 5.5। तो क्या लिखोगे, इधर भी 5.5 लिख दोगे और इधर भी 5.5 लिख दोगे, ठीक है। अब करना क्या है, अब रैंक मिल गई, वही पुराना मेथड कर लो। क्या करोगे, दोनों को माइनस करो, डी आएगा उसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों के माइनस करने से क्या आएगा 2.5, ठीक है, इन दोनों के माइनस करने से क्या आएगा 0.5, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, इधर माइनस करोगे -3 आएगा, इधर क्या करोगे 3 आएगा, ठीक है, इधर क्या करोगे, इधर आएगा -2, ठीक है, और इधर क्या करोगे -1। चलो अब इधर देखो, इसको करते जाओ। 25 का स्क्वायर क्या होता है मैं बता देता हूं, मुझे याद है, तो 625 होता है। अब डेसिमल में तो मैं 6.25 कर दूंगा इसको। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 0.25 कर दिया। ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 1। अब इसको टोटल कर दो, कितना हुआ 10 और 19 और 23 और 29.25 29.5। देखो समीशन ऑफ डी स्क्वायर इज 29.5, ठीक है, समझ आया। अब फॉर्मूला रख दो, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है सर, सिंपल है जी, ये देखो सिंपल क्या है, आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n क्यूब n क्यूब माइनस n। अब आपको जो एक चीज करनी थी यहां पे, वो क्या था, ओ तेरी, रुक जाओ यार, फटाक से इसको मुझे लेके आ जाने दो इस पे, ये पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, है ना। प्लस 1/2 m क्यूब माइनस m, ठीक है, फिर प्लस 1/2 m क्यूब माइनस m, ठीक है। ऐसे करके इसको मुझे सॉल्व करना होगा। ओ तेरी तो, ये क्या है, 2 मिनट रुको जी, 2 मिनट रुको। चलो बेटा जी, अब इसकी कर दी मैंने पिटाई, अब नहीं करेगा कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6, ये कितना था, डी स्क्वायर का समीशन अपने पास था 29.5, ठीक है। चलो आ जाओ इधर फटाक से 29.5, फिर आ जाएगा प्लस, अच्छा यहां पे हमने 2 बार लेना है। 2 बार कैसे लेना है, देखो यहां पे तुम्हें पता है 19 और 19, 22 और 22, हमारे पास 2 बार रिपीट हुई हैं चीजें। कितनी बार, 2 बार। तो एक बार इसका लेंगे, एक बार इसका लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये रहा 1/12 m क्यूब माइनस m क्यूब इंटू माइनस m, कैसे, देखो ध्यान से देखो, m क्यूब मतलब ये आया अपना 2 का क्यूब -2, फिर से अपन करेंगे 1/12, फिर आएगा 2 का क्यूब -2, ठीक है। ये वाला अपना 19 वाला है, ये अपना 22 वाला है। लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। रेपिटेशन किस किस का कहां पे आ रहा है उसको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास, देख लेते हैं फटाक से। रैंक कितनी थी, 6 थी लास्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 क्यूब माइनस 6। अब देखो फटाक से इसको सॉल्व करते जाते हैं। तुम्हें पता है 1 - 6 का, अरे ये इसके नीचे नहीं आता बेटा, ये इसके नीचे नहीं आता है, गलती से ले लोगे ना तो ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ चलो 29.5 प्लस 1/12, ये देखो क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 - 2 कितना होता है 6, तो ये देखो 6 आ गया यहाँ पे। सेम वे वहीं पे क्या होगा 1/12, ये कितना होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 - 2 कितना होता है 6, तो वापस आ गया। अब ये 6 से 6 चला जाएगा ना, 6 से 12 चला जाएगा, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2। अब 1/2 कितना होता है 0.5, इसको कन्वर्ट कर दो 0.5 में, ये कितना हुआ, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 6 का क्यूब होता है अपना 216, है ना, 6 का क्यूब 216 है ना, 216 माइनस 6, 216 माइनस 6। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब चलो आ जाते हैं फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जो सॉल्वेशन मिलेगा ना वो ये मिलेगा 629.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन आपका क्या मिलेगा 210। क्यों, क्योंकि आपने 6 से 6 माइनस कर दिया। क्लियर। अब फटाक से देख लो कैसे इसको करेंगे। यहां पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 6 कितना हुआ आपका, हो गया ये 30.5 अपॉन 210, ठीक है। अब इसको फटाक से यार मैं ना फोन से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते वरना ना फालतू में आपका टाइम जाएगा और फालतू में कैलकुलेशन बढ़ेंगे। आप इसको आसानी से कर सकते हो, इजी नंबर ऑफ कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है।
ये हो गया आपका 1 माइनस 183 अपॉन 210, दैट विल गिव यू 0.871। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे अच्छे से, 1 माइनस 8 कितना था, 1 माइनस 183 अपॉन 210 विल गिव मी 1 माइनस 0.871। इसको अगर मैं माइनस कर दूं 1 से तो मुझे आ जाएगा 0.128। दैट इज माई रैंक, जो स्पीयर्समैन रैंक है उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेरे को मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, चलो जी अब देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इसका भी ले लो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ फटाक से यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में, मेरिट्स क्या है इसके। बेटा सबसे पहली बात है कितना सिंपल है, आसान है, कितना आसान है निकालना। अपन ने कार्ल पियर्सन का भी निकाला, स्पीयर्समैन का भी निकाला, दोनों में आपको आसान यही लगा होगा, है ना, तो इजी है निकालना, ये इसका बेनिफिट है, मेरिट है, एडवांटेज है। दूसरा, ये क्वालिटेटिव नेचर को भी शो करता है कि भैया आपकी अगर क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इसको भी बताता है। आपने रैंक कर दिया ना, कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है उसको रैंक कर दिया, कौन बेटर सिंग करता है, गाता अच्छा है उसको रैंक कर दिया, उसके बीच का भी रिलेशन बता सकता है आराम से, है ना। फिर उसके बाद आप निकाल सकते हो कि बेटा अगर मान लो ये डेटा कब यूजफुल है, जब यूजफुल द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड वेयर वी आर गिवन रैंक्स बट नॉट द एक्चुअल डेटा। अगर आपके पास डेटा ना हो, एक्चुअल रैंक दी गई हो, तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। आप क्या करोगे, कब कोरिलेशन निकाला तो कैसे निकालोगे, आप रैंक के बेसिस पे निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको एक अच्छा रफ आइडिया दे सकता है, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू की जगह रैंक दी गई हो तो एक अच्छा रफ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं रफ आइडिया तो एक्यूरेसी लैक हो जाती है, इसका डीमेरिट है। ठीक है, सबसे पहले रैंक मेथड cannot be used for finding out the correlation in a bivariate grouped frequency distribution। bivariate grouped frequency distribution होगा, उसमें आप रैंक नहीं निकाल सकते। If the number of values is quite large, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो कितनी रैंक, अब 300 लोगों को रैंक करना है भाई, कितना प्रॉब्लमेटिक, 1000 लोगों को रैंक करना है, कैसे रैंक करोगे, पागल हो जाओगे रैंक निकालते निकालते। ठीक है, फिर आएगा आपके पास रैंक मेथड लैक्स प्रिसीजन एंड कंपेयर टू कार्ल पियर्सन मेथड। ये प्रिसीजन, क्योंकि हम रैंक को कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा को नहीं कर रहे हैं, तो इसमें एक्यूरेसी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है बेटा, यहां पर अपना चैप्टर होता है समाप्त। मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे रहा हूं जहां पे आपको सारे के सारे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और ये सारे के सारे लेटर्स क्या मीन करते हैं वो भी मैंने जानबूझ के लिख दिए, कि मान लो किसी बच्चे को ना समझ आए कि सर ये क्या होता है, कैसे निकलता है, तो हर चीज मैंने तुम्हें एब्रीविएशंस यहां पे दे दी, कौन सा चीज क्या डिनोट करता है और कैसे निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलो जी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो कोरिलेशन का। ये सेकंड लास्ट वीडियो था, इसके बाद एक और वीडियो आएगा इंडेक्स नंबर का और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। बहुत प्यार दिखाइए इस वीडियो को, हर उस बच्चे तक भेजिए जिसको कोरिलेशन में दिक्कत होती है। मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए, आई होप कि आपको समझ आया हो। लॉट्स ऑफ लव, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।